हेलो स्टूडेंट्स, आज हम देखते हैं लॉरेंज रूपांतरण। बीएससी फाइनल ईयर के क्वेश्चन में लॉरेंज रूपांतरण, जैसे अपन इससे पहले जो क्वेश्चन किए थे अपन ने, उसी टाइप से ये भी क्वेश्चन होता है लॉरेंज रूपांतरण। लॉरेंज रूपांतरण जो क्वेश्चन है लॉरेंज ट्रांसफॉर्मेशन के नाम से जाना जाता है। इस पे सबसे पहले ये है कि लॉरेंज रूपांतरण किस चीज़ के लिए होता है और क्या होता है, ये समझना जरूरी है। तो क्या बोलता है, आपेक्षिकता के सिद्धांत के आधार पर दो जड़त्वीय निर्देश फ्रेमों में, दो जड़त्वीय निर्देश फ्रेमों मतलब जड़त्वीय निर्देश क्या होता है, निर्देश फ्रेम क्या होता है, जो न्यूटन्स के नियम को फॉलो करते हैं, है ना। तो क्या बोलते हैं, अपेक्षिकता के सिद्धांत के आधार पर दो जड़त्वीय निर्देश फ्रेमों में किसी कण के निर्देशांकों, तो अपन ने निर्देश फ्रेम कौन कौन सा लिया, एक एस और एक एस डैश लिए, ठीक है ना। और उसके निर्देशांक क्या हैं, एस के निर्देशांक क्या हो जाएंगे, एक्स वाई जेड, और एस डैश के निर्देशांक क्या हो जाएंगे, एक्स डैश वाई डैश जेड डैश में संबंध बताने वाले समीकरण को अपन क्या कहते हैं, लॉरेंज रूपांतरण समीकरण कहते हैं। तो हमको क्या करना है, हमको स्थिति ये पोजीशन हो जाएगा और एक टाइम होता है, तो पोजीशन और टाइम के बीच में अपने को रिलेशनशिप बताना है, किसके थ्रू, एक निर्देश फ्रेम के थ्रू। सबसे पहले आप डायग्राम देखिए, डायग्राम क्या बोलता है। सबसे पहले आपको ये दो फ्रेम दिख रहा होगा, एक एस है और एक एस डैश। इस डायग्राम में आपको ये दिख रहा होगा कि देखिए यहाँ पर ये और ये, मतलब ये आपका क्या है, इसका सेंटर क्या है, ओरिजिन क्या है, इसका ओ है, इसका इस डायरेक्शन पर क्या है, एक्स है, ये क्या है, वाई है, और ये डायरेक्शन क्या है, उसका जेड है, मतलब आपका 3 डायरेक्शंस है। अब उसके बाद आपको देखना है कि इसका एक और जस्ट इसके सापेक्ष में एक और आपको दिया हुआ है फ्रेम, इसका नाम है एक्स डैश वाई डैश जेड डैश। इस फ्रेम का नाम एस डैश है, इसके डायरेक्शंस एक्स डैश वाई डैश एंड जेड डैश है। आप देखते हैं कि इसके आगे क्या दिया हुआ है, तो हमको ये पता होना चाहिए कि जो ये है एस डैश जो है वो एस के सापेक्ष वी वेग से गतिमान है। क्या बोल रहा हूँ, अच्छे सुनिए। ये है आपका एस और ये आपका एस डैश है। जो एस है, जो एस डैश है वो एस के सापेक्ष क्या हो रहा है, गतिमान है। मतलब ये एस कभी यहाँ पर था, उसका सेकेंड पोजीशन कहाँ पर है, यहाँ पर है। मीन्स बोल सकते हैं कि ये दोनों निर्देश फ्रेमों में ये अभी स्थिर है और ये क्या कर रहे हैं, गतिमान है। तो क्या बताएंगे, एस के सापेक्ष एस डैश कौन से वेग से, वी वेग से क्या है, गतिमान है, इधर एक्स डायरेक्शन पर, ठीक है। तो हमारी दूरी क्या हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या होगा, एक्स, और दूरी बराबर क्या होता है, आपको अच्छे से पता होगा, दूरी बराबर क्या होता है, वेग बराबर क्या होता है, दूरी बटा क्या होता है, समय होता है। उस हिसाब से अगर वेग आपका v है, दूरी आपका क्या हो जाएगा, x हो जाएगा, और समय क्या हो जाएगा, t, तो x इज इक्वल टू क्या होगा, vt हो जाएगा। सेम तरीके से यहाँ पर x इज इक्वल टू vt, o से o डैश हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद क्या है, r क्या है, ये रिजल्टेंट होता है, रिजल्टेंट o से p की दूरी क्या है, ये चीज़ मैं बताऊंगा अभी। और यहाँ से o डैश से p जो है वो आपका क्या हो जाएगा, r डैश हो जाएगा, ठीक है। अब बता रहे हैं कि थ्योरी कैसे लिखना है आपको। लेट एस व एस डैश क्या है, निर्देश फ्रेम है। एस डैश के क्या बोलता है, फ्रेम एस डैश एस के सापेक्ष वी वेग से गतिमान है। जैसे मैंने बताया, फ्रेम के मूल बिंदु क्या है, ओ डैश है। जब फ्रेम एस पर एक प्रकाश स्रोत, अपन क्या बोलते हैं, यहाँ पर एक प्रकाश स्रोत रखते हैं। जब यहाँ से प्रकाश स्रोत रखेंगे तो इसमें से क्या निकलेंगी, प्रकाश किरणें निकलेंगी। उत्सर्जित प्रकाश जो होता है वो टी बराबर 0 पर, मतलब यहाँ पर समय टी बराबर क्या है, 0 है, टी बराबर 0 पर उत्सर्जित जो प्रकाश है वो पी पर पहुँचता है। मतलब यहाँ से प्रकाश निकल के कहाँ पर पहुँचता है, यहाँ पर, और यहाँ से निकल के कहाँ पर पहुँचेगा, यहाँ पर, ठीक है। तो ओ से पी तक जाने में समय लगेगा, तो ओ से पी तक जाने में अपन समय भी निकालेंगे। तो क्या बोलता है, पी पर पहुँचता है, जिसकी ओ पर स्थिति क्या हो जाती है, एक्स वाई जेड। अगर ओ पर स्थिति देखेंगे तो एक्स वाई जेड हो जाएगा, और ओ डैश पर स्थिति देखेंगे तो एक्स डैश वाई डैश जेड डैश टी डैश। यहाँ से जो प्रकाश निकल रहा है वो यहाँ पर जा रहा है, तो हमको ये बताना है कि स्थिति कहाँ पर है, एक्स वाई जेड टी पर है। और एक्स वाई जेड क्या होता है, पोजीशन होता है, टी क्या होता है, टाइम होता है। एक्स डैश वाई डैश जेड डैश क्या है, पोजीशन है, टी डैश क्या है, उसका टाइम। तो स्पेस एंड टाइम पर बोलते हैं। इसके बाद देखिए, अब क्या बोलता है, इसका समय क्या है, टी था, इसमें समय क्या है, टी डैश होता है। और आपको अच्छे से पता होगा कि वेलोसिटी, प्रकाश की वेलोसिटी मतलब लाइट ऑफ वेलोसिटी क्या होता है, सी होता है, आपको अच्छे से पता है। उसके बाद में अपन इसको दो तीन मतलब स्टेप पर इसको चलते हैं। स्टेप वाइज में सबसे पहला स्टेप अपन ये लेते हैं, सबसे पहले जब प्रकाश स्रोत ओ से फ्रेम एस द्वारा, देखिए प्रकाश स्रोत कहाँ पर है, ओ पर है, कहाँ से, अपन फ्रेम एस की बात कर रहे हैं, द्वारा पी तक पहुँचता है। मतलब कहाँ से कहाँ बात कर रहे हैं अपन, एस फ्रेम पर ओरिजिन ओ से कहाँ तक जाना है, पी तक जाना है। तो ओ से पी की आपको क्या निकालना है, समय निकालना है। ओ से पी तक जाने में समय क्या होगा, टी। तो क्या होता है, वेग बराबर दूरी बटा समय होता है, तो समय बराबर दूरी बटा क्या होगा, वेग होगा।
ओ से पी की दूरी अपन कैसे निकाल सकते हैं, किस फॉर्म में निकालेंगे अपन, एक्स वाई जेड के फॉर्म में निकालेंगे। तो आपको अच्छे से पता होगा लाइन का समीकरण होता है आर स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। तो आर का वैल्यू क्या हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर फॉर्म में सी। ठीक है, यहाँ से आप इसका वैल्यू निकालेंगे तो इसका वैल्यू समथिंग आगे देखिए कैसे होता है। यहाँ पर देखिए वैल्यू क्या होता है, सी टी इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ऑफ वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, और इसका अगर इस अंडर रूट को अगर इधर भेजते तो सी स्क्वायर टी स्क्वायर इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ऑफ वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर हो जाएगा। अब क्या कर सकते हैं, हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, जो सी स्क्वायर टी स्क्वायर उसको इधर ला लेंगे, तो इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस में आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर टी स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो। इक्वेशन नंबर 1। सेम तरीके से अपन क्या लिखेंगे, फ्रेम एस डैश के लिए ओ डैश से प्रकाश स्रोत मानते हैं पी तक पहुंचने में, तो ओ पी डैश हो जाएगा, ओ डैश पी हो जाएगा, ओ पी डैश नहीं हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा, ओ डैश क्या हो जाएगा, पी हो जाएगा। ठीक है ना, तो ओ डैश पी की भी दूरी क्या हो जाएगी, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ऑफ आर स्क्वायर होता है, आर डैश का स्क्वायर हो जाए, आर डैश का स्क्वायर को आप क्या लिख सकते हैं, एक्स डैश स्क्वायर वाई डैश स्क्वायर प्लस जेड डैश स्क्वायर अंडर रूट में रहेगा, अपॉन में क्या रहेगा, सी। सेम तरीके जैसे इसका निकाले थे वैसे ही समीकरण आ जाएगा, एक्स डैश का स्क्वायर प्लस वाई डैश का स्क्वायर प्लस जेड डैश का स्क्वायर माइनस ऑफ सी स्क्वायर टी डैश का स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो। क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 के बाद देखिए इक्वेशन नंबर 1 और 2 को अपन बराबर करके, किसके बराबर में भी जीरो है, उसके बराबर में भी क्या था, आपका जीरो था। दोनों को बराबर करते हैं, दोनों को बराबर करने पर दिखता है, क्या दिखता है, देखिए क्या बच रहा है आपके पास में, ये आपका बराबर हो गया। अब बोलता है फ्रेम एक्स दिशा में गतिमान है, अगर फ्रेम एक्स दिशा में गतिमान है तो इसके वाई और जेड जो दूरी होंगी वो क्या होंगी, समान होंगी, वाई बराबर वाई डैश होगा, जेड बराबर जेड डैश। चेंजेस कहाँ पर आएगा, केवल एक्स पे। तो अपन वाई और वाई डैश को अगर बराबर कर दे तो कट जाएगा वो, तो बचेगा क्या, खाली एक्स स्क्वायर सी स्क्वायर टी स्क्वायर बचेगा, इधर ये बचेगा। इसको इक्वेशन नंबर 3 देंगे, बहुत इंपॉर्टेंट समीकरण, इसमें लास्ट में वैल्यू रखना है। इसके बाद स्टेप नंबर सी देखिए, आप क्या बोल रहे हैं, अच्छे सुनेंगे। फ्रेम एस में प्रेक्षक ओ के साथ टी समय में ओ डैश की स्थिति, क्या बोला सुनिए, फ्रेम एस में प्रेक्षक ओ के सापेक्ष टी समय में ओ डैश की स्थिति। बोलने का मतलब है इसके सापेक्ष हम इसको गतिमान कर रहे हैं, इसके सापेक्ष हम इसको गतिमान कर रहे हैं, तो ओ की स्थिति कहाँ पर पहुँच जा रही है, ओ डैश पे। तो हमको यहाँ से यहाँ तक की क्या निकालनी, दूरी, यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या है, एक्स बराबर क्या है, वी टी है। तो x बराबर वी टी को अपन इस तरीके से लिख सकते हैं, o से o डैश x बराबर वी टी, इसको इधर लेके आएंगे तो x माइनस वी टी इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, लेकिन आप ये चीज़ बताइए, ये गतिमान है, ये गतिमान है, लेकिन ये तो स्थिर है, तो x डैश की वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो। x की वैल्यू तो आपका वी टी होता है, लेकिन x का वैल्यू वी टी होता है, लेकिन x डैश का वैल्यू क्या होगा, जीरो, क्योंकि s डैश फ्रेम s के सापेक्ष गति कर रहा है, किंतु s डैश में o डैश की स्थिति आपका जीरो ही रहेगा, क्योंकि वो गति नहीं कर रहा है। ठीक है ना, तो इस तरीके से x डैश बराबर जीरो हो जाएगा। दोनों को आप बराबर कर सकते हैं, क्यों, इसका भी बराबर जीरो, इसका भी बराबर जीरो, दोनों को अपन बराबर कर सकते हैं। दोनों को बराबर करने के बाद किसका वैल्यू निकल जाएगा, x डैश का वैल्यू निकल जाएगा। अब बोलेंगे सर ये k कहाँ से आ रहा है, तो x डैश इज इक्वल टू एक्स माइनस वी टी आता है, तो अपन एक कांस्टेंट लेते हैं k क्या होता है, एक नियतांक होता है, नॉट डिपेंडिंग अपॉन द x एंड t, मत पोजीशन और टाइम पर डिपेंड नहीं करता है। सेम तरीके से अपन किसके लिए निकालेंगे, x डैश की वैल्यू निकालेंगे, कैसे, जब फ्रेम की गति सापेक्षिक, दोनों फ्रेम की गति क्या होती है, सापेक्षिक होती है ना। यह मान सकते हैं कि एस डैश के सापेक्ष माइनस एक्स दिशा में गतिमान है। इसका कहने का मतलब ये है, अभी जो आपका फ्रेम था इस तरीके से था, ये था एस और ये क्या था आपका एस डैश था। मैंने बताया एस डैश जो है वो वी एक्स से गतिमान है, किधर, फॉरवर्ड। तो हम ये भी तो बोल सकते हैं कि एस डैश के सापेक्ष एस जो है वो माइनस वी डायरेक्शन में गतिमान है, मतलब ये गतिमान है किसके सापेक्ष में, इसके सापेक्ष में, और किधर गतिमान है, पीछे, ये पीछे गतिमान है और ये आगे गतिमान, तो ये वी टी हो जाएगा, प्लस वी टी था, और ये क्या हो जाएगा, माइनस वी टी हो जाएगा। बोलने का मतलब है ये जो गतिमान है किसके सापेक्ष गतिमान है, इसके सापेक्ष गतिमान है, किधर गति कर रहा है, पीछे गति कर रहा है, और जो एस डैश है वो इसके सापेक्ष आगे गति कर रहा है। तो अपन वी टी लिए थे, अब इस वाले में क्या हो जाता है, माइनस वी टी हो जाएगा। तो यहाँ पर माइनस एक्स दिशा में गतिमान होता है, तो एक्स डैश इज इक्वल टू माइनस ऑफ वी टी डैश हो जाता है, तो ये माइनस वी टी इधर जाके प्लस वी टी डैश इज इक्वल टू जीरो हो जाएगा। अब बताइए उस वाले में, अब बताइए इसका पोजीशन अगर ऊपर देखेंगे, एस का पोजीशन अगर ऊपर देखेंगे तो जीरो होगा, क्योंकि ये अपने पोजीशन पर तो जीरो है, इसके पोजीशन से यहाँ तक हटा है, लेकिन अपने पोजीशन पर क्या है, जीरो। इन दोनों को फिर से बराबर करेंगे तो x बराबर आ जाएगा एक्स डैश प्लस वी टी। फिर यहाँ पर एक कांस्टेंट लेते हैं, जैसे यहाँ पर k लिए थे, यहाँ पर k डैश लेते हैं। k डैश क्या होता है, नियतांक नॉट डिपेंडिंग अपॉन द x डैश एंड t डैश, पोजीशन एंड टाइम।
अब इसके बाद अब जो अपन जो कांस्टेंट लिए हैं के और के डैश उसकी वैल्यू निकालेंगे। तो अपन इसको स्टेप नंबर ई लेते हैं, फाइंडिंग द वैल्यू ऑफ के एंड के डैश। कैसे निकालना है उसके लिए आप देखिए, समीकरण 9 में समीकरण 6 से मान रखना है। तो समीकरण 9 आपका कौन सा है, ये है 9। समीकरण 6 से किसका मान रखेंगे, समीकरण 9 में 6 से मान रखना है। तो 9 में 6 से मान रखना है मतलब एक्स डैश का वैल्यू था हमारे पास 6 में, एक्स डैश का वैल्यू था के एक्स माइनस वी टी, है ना, यहाँ पर है, दिख रहा है आपको, इसको यहाँ पर रख दीजिए। इसके बाद क्या कर सकते हैं हम, इसके बाद के डैश को आप नीचे लेके जाइए, के डैश को नीचे लेके जाएंगे तो यहाँ पर आ जाएगा के एक्स माइनस वी टी प्लस वी टी डैश। कैसे वैल्यू निकालना है देखिए, इसको इधर ट्रांसफर करेंगे तो माइनस आ जाएगा, बराबर वी टी डैश आ जाएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पे टी डैश का वैल्यू निकालना है, टी डैश का वैल्यू निकालना है। टी डैश का वैल्यू कैसे निकलेगा, इस वी को इन पूरे के नीचे लेके आइए, ठीक है। इसके बाद क्या होगा, इन दोनों में से के निकालिए, यहाँ से के तो निकल जा रहा है लेकिन यहाँ के है क्या, नहीं, तो ऊपर के का इंटू और नीचे के का डिवाइड करते तो के डैश नीचे रह जाएगा, ठीक है। यहाँ पर एक्स अपॉन वी प्लस टी हो जाएगा। उसके बाद क्या होता है देखिए, यहाँ दोनों से, यहाँ से क्या कॉमन निकाल सकते हैं अपन एक्स वी को कॉमन निकाल सकते हैं। कैसे कॉमन निकालते हैं देखिए, इसके बाद देखिए के तो बाहर था लेकिन एक्स वी को भी कॉमन निकालते, तो एक्स वी कैसे कॉमन निकलता है, एक्स वी 1 माइनस ऑफ 1 अपॉन के डैश निकल रहा है। समीकरण नंबर क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। अब क्या करना है, अपना स्टेप नंबर एफ लेते हैं। समीकरण 2 में समीकरण 6 से एक्स डैश और समीकरण 10 से टी डैश का मान रखते हैं। क्या है, समीकरण 3 हमारा क्या था, एक्स स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर टी स्क्वायर, एक्स डैश स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर टी डैश का स्क्वायर था। यहाँ पर किसका वैल्यू रखने बोल रहा है, 6 से एक्स डैश का यहाँ पर और टी डैश का यहाँ पर रख दीजिए। यहाँ पर देखिए एक्स डैश का वैल्यू हो गया, यहाँ पर टी डैश का वैल्यू हो गया। अब कैसे सॉल्व करना है अच्छे सुनिए, यहाँ पर a माइनस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला लग सकता है, ये तो k का स्क्वायर हो जाएगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab भी हो जाएगा। यहाँ पर देखिए यहाँ से k स्क्वायर बाहर निकल जाता है तो यहाँ पर a माइनस बी, ये पूरा आपका b है और ये आपका a है, तो क्या हो जाएगा आपका a माइनस बी हो जाएगा। a का स्क्वायर क्या हो जाएगा, a का स्क्वायर मतलब t का स्क्वायर, ये b का स्क्वायर मतलब b का स्क्वायर, यहाँ पर प्लस रहेगा और माइनस 2a और ये पूरा आपका क्या है b है, ठीक है। ये आपका a है, ये आपका b है, तो a का स्क्वायर क्या होगा टी स्क्वायर और ये पूरा हो जाएगा आपका बी स्क्वायर, ठीक है। a माइनस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला लगा है, ठीक। उसके बाद देखिए इसको समीकरण नंबर 11 दे दीजिए। इसके बाद क्या करना है आपको, कंपेयर करना है। कंपेयर किसका, टी स्क्वायर के गुणांक का और 2xt का गुणांक का। समीकरण स्टेप नंबर जी ले रहा हूँ मैं, इसको स्टेप वाइज इसलिए समझाता हूँ ताकि स्टेप वाइज अपन को समझ जाएगा किस स्टेप पे क्या करना है। समीकरण 11 में आपको क्या करना है, टी स्क्वायर के गुणांकों की तुलना करना है। कैसे तुलना करेंगे देखिए, इधर टी स्क्वायर का गुणांक क्या है, माइनस सी स्क्वायर है, यहाँ टी स्क्वायर का गुणांक देखिए, टी स्क्वायर का गुणांक क्या है, के स्क्वायर बी स्क्वायर, के स्क्वायर अंदर मल्टीप्लाई हुआ तो के स्क्वायर बी स्क्वायर आएगा। और टी स्क्वायर कहाँ पर है, यहाँ पर देखिए टी स्क्वायर है, माइनस सी स्क्वायर के स्क्वायर है। यहाँ पर कहीं पर भी और टी स्क्वायर है क्या, नहीं है। यहाँ पर है टी स्क्वायर, यहाँ पर है टी स्क्वायर, तो टी स्क्वायर नहीं आएगा, उसके गुणांक आएंगे, गुणांक मतलब उसके साइड वाले। यहाँ टी स्क्वायर है तो यहाँ पर सी स्क्वायर के स्क्वायर, देखिए ये आ गया। यहाँ से आप के का वैल्यू निकाल सकते हैं, आपको के और के डैश निकालना था। के स्क्वायर का वैल्यू कैसे आया, के स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर माइनस, तो यहाँ से आपका के स्क्वायर का वैल्यू आता है सी स्क्वायर अपॉन में सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और इससे कॉमन निकाल के हमारा जो वैल्यू है समथिंग इस तरीके से आएगा, के इज इक्वल टू 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस ऑफ बी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। बहुत ईजी है, यहाँ तक बुक में डिटेल नहीं किया है इसलिए मैंने डिटेल में इसको समझाया है। इसके बाद आप के डैश की वैल्यू निकालते हैं, देखिए कैसे। इसके बाद देखिए समीकरण 11 में स्टेप नंबर एच ले रहा हूँ मैं। इस समीकरण 11 में 2xt की, मैंने बताया टी स्क्वायर और 2xt के गुणांक को अपने को क्या करना है, तुलना करना है। तो आप 2xt के गुणांक का तुलना कैसे कर सकते हैं मैं बता रहा हूँ, देखिए जस्ट इसमें यहाँ पर देखिए 2xt का गुणांक क्या है, यहाँ पर 2xt कहाँ पर है ये चेक करिए पहले। यहाँ पर 2xt है क्या, नहीं है ना, तो इधर क्या रहेगा, जीरो लेंगे, है ना। यहाँ पर देखिए 2xt क्या है, माइनस में है। 2xt को आपको छोड़ना है तो यहाँ पर माइनस क्या आ रहा है, वी आ रहा है, और एक के स्क्वायर मल्टीप्लाई होगा तो माइनस वी के स्क्वायर आएगा, माइनस वी के स्क्वायर आ गया इधर। इसके बाद देखिए यहाँ पर 2xt कहाँ पर, ये है 2xt, तो यहाँ पर क्या आएगा, माइनस अंदर आ जाएगा, माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, सी स्क्वायर के स्क्वायर और ये पूरा एक साथ आ जाएगा। क्या बोल रहा हूँ सुनिए, ये 2xt आपके पास में है, सी स्क्वायर के स्क्वायर अपॉन वी 1 माइनस 1 अपॉन के डैश, ये आपका आ जाएगा किसका गुणांक, 2xt का। 2xt नहीं आएगा, केवल क्या आएगा, सी स्क्वायर के स्क्वायर अपॉन वी 1 माइनस 1 अपॉन के डैश, ये आ जाएगा। ये देखिए माइनस के स्क्वायर वी सी स्क्वायर के स्क्वायर अपॉन वी 1 माइनस 1 अपॉन के डैश, ये आ गया। आप क्या कर सकते हैं, इसमें से आपको क्या करना है, के डैश का वैल्यू निकालना है। के डैश का वैल्यू निकालने के लिए बहुत सिंपल तरीका है, सबसे पहले आप इसको ट्रांसफ़र करिए तो प्लस हो जाएगा,
इसके बाद आप क्या कर सकते, सी स्क्वायर से देखिए के स्क्वायर को आपको काटना है, के स्क्वायर आपका कट जाएगा तो क्या बचेगा, वी से वी का स्क्वायर, वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर, ये आ जाएगा। इसके बाद क्या करना है आपको, के डैश का वैल्यू निकालना है। तो के डैश का वैल्यू निकालने के लिए क्या करना है सुनिए, के का वैल्यू रख सकते हैं, के का वैल्यू हमारे पास में है, के का वैल्यू यहाँ पर रखेंगे, के डैश हो जाए, इसको पलट दिए हैं, पलटने के बाद ये आ जाएगा। पलटने के बाद के को नीचे लेके जाइए, के का वैल्यू क्या है 1/√1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। इसको अगर सॉल्व करते हैं तो हमारा जो वैल्यू है वो इस तरीके से आएगा, 1 ये सेम आता है, के डैश का वैल्यू जो होता है अपना सेम आता है 1/√1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी। इसको आप सॉल्व कर सकते हैं, बहुत ईजी है। इसका रूट में पावर में 1/2 है, ये इसका पावर 1 है, तो 1/2 माइनस ऑफ 1 हो जाएगा, तो -1/2 नीचे जाएगा तो 1/√1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर। समीकरण नंबर 14 हो गया। अब देखिए आगे समीकरण 6 में अपन के का, अपने को के का वैल्यू भी मिल चुका है, के डैश का भी वैल्यू मिल चुका है, तो अपन क्या करेंगे समीकरण 6 में मान रखेंगे, हमारा वैल्यू आते जाएगा। समीकरण 6 में किसका वैल्यू, के का, तो के का वैल्यू क्या था 1/√1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर एक्स माइनस वी टी। इसको ऐसा भी लिख सकते हैं 1/√1 माइनस वी स्क्वायर एक्स माइनस ऑफ वी टी। समीकरण नंबर क्या हो गया 15। इसके बाद आपको पता है वाई डैश इज इक्वल टू वाई और जेड डैश इज इक्वल टू क्या होता है, जेड होता है। जेड डैश इक्वल टू क्या होता है, जेड। एक्स डैश बराबर ये आ गया, वाई डैश बराबर वाई और जेड डैश, क्योंकि ये आपको बराबर है मालूम है, इसमें मोशन नहीं हो रहा तो इसकी लंबाई समान होती है। और देखिए आप ये हो गया आपका पोजीशन, लेकिन टाइम भी तो निकालना है। टाइम क्या निकालना है, टी डैश। तो टी डैश का वैल्यू निकालने के लिए आप कैसे करेंगे, टी डैश का वैल्यू कैसे निकलेगा, समीकरण 10 में, समीकरण 10 में के व के डैश का मान कहाँ से 12 और 14 से रखने पर, तो यहाँ पर के आ जाएगा, के का वैल्यू 1/√1 माइनस वी स्क्वायर टी माइनस एक्स बाई वी 1 माइनस के डैश, यहाँ पर के डैश था। इसको सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने पर क्या हो जाएगा, देखिए ये दोनों तो ऊपर पलट जाएगा, ऊपर पलटने पर ये रूट है, ये रूट है, तो आधा और आधा क्या होता है, एक होता है, तो ये पूरा आ जाएगा। उसके बाद क्या हो जाएगा, ये माइनस अंदर जाएगा तो 1 से 1 कट जाएगा, माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर आ जाएगा। एक्स बाई वी है, वी से वी कट जाएगा तो एक्स अपॉन क्या आ जाएगा, एक्स वी अपॉन में क्या आ जाएगा, सी स्क्वायर। ये दिख रहा होगा आपको 1/√1 माइनस वी स्क्वायर सी स्क्वायर टी माइनस एक्स वी अपॉन में सी स्क्वायर। ये आपका किसका वैल्यू है, टी डैश का। तो ये जो समीकरण लाए हैं अपन एक्स डैश, वाई डैश, जेड डैश और टी डैश, इसी को अपन क्या बोलते हैं, लॉरेंज रूपांतरण का समीकरण कहते हैं। इसका अगर व्युत्क्रम देखेंगे तो x बराबर, जहाँ पर माइनस है वहाँ पर प्लस आ जाएगा, जहाँ पर x है वहाँ पर एक्स डैश आ जाएगा, ठीक है। यहाँ y इज इक्वल टू वाई डैश, जेड डैश, और जहाँ पर टी डैश निकालते हैं वहाँ पर t निकल जाएगा। समझ आ रहा है, इस तरीके से इसका व्युत्क्रम भी निकाल सकते हैं। इसको लॉरेंज रूपांतरण का समीकरण कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप अच्छे से कर सकते हैं। इसके बाद अपन नेक्स्ट क्वेश्चन जो होगा समय का विस्तार है, लंबाई का संकुचन है, इस पर देखते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है दोनों जो बताए गए थे इससे पहले, ठीक है। थैंक यू।